व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। और अब शुरुआत करने से पहले डालते हैं आज की ताज़ी हेडलाइंस पर एक नजर। उत्पीड़ितों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, एफआईआर पर बोली मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी। श्री राम मंदिर निर्माण में पहली बार टाइटेनियम का इस्तेमाल, भूपेंद्र मिश्र ने बताया अंतिम चरण में है कार्य। चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का आरोप। और अब खबरें विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एफआईआर पर कहा कि उत्पीड़ितों के लिए आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब किसानों दलितों पर अत्याचार होते हैं तो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जबकि सरकार को इसे सकारात्मक रूप से लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार इसके विपरीत वो कदम उठा रही है जो उसका कर्तव्य नहीं है। पटवारी ने कहा, सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, मैं इसे चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वे मुझे अच्छा काम करने का प्रमाण पत्र और पदक दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल उत्पीड़ितों को न्याय दिलाना है। अगर सरकार मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मुझे जेल भेज सकती है ताकि उन्हें न्याय मिल सके तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहाँ यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर सर ये कह रहे हैं गए वो दो लोगों ने और इससे कास्ट बेस्ड सोशल मीडिया पे सारी चीजें हैं, मीडिया में भी सारी चीजें हैं। 2 महीने से पीड़ित 20-25 दिन से वो पीड़ित अलग अलग स्टेप पे गया है। जिस पर्टिकुलर एफआईआर हुई, मैंने वो बालिक है उससे पूछकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया, अभी भी है, हटा नहीं है। और कलेक्टर से बात की, कलेक्टर भी उस पूरा वीडियो में एक्सेप्ट करता ऐसा हुआ है। और मैंने कहा कि सर मैं देखता हूँ, टेकअप करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा ज़बरदस्ती करना है, मैंने कहा जांच करो, न्याय करो, पीड़ितों को मदद करो, दोषियों को सजा दो। ये जनप्रतिनिधि नहीं करेगा, विपक्ष नहीं करेगा, सत्ता पक्ष नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, तो कौन ऊपर से ईश्वर आएगा करने? ये मूर्खतापूर्ण निर्णय सरकार ने जो लिए, मैं समझता हूँ उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको सही सोचने की सलाह दे। और लगातार पीड़ित और शोषित की आवाज़ उठाना मेरा दायित्व है, उठाता रहूँगा। तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये बताता है कि जब सरकार आपको इस तरह के अव्यवहारिक कृत्य करती है तो ये बताता आप सही दिशा में हो और मैं सही दिशा में हूँ, विपक्ष सही दिशा में है। हमें जिम्मेवारी मिली है, जनता ने दी है कि आपको विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं अंतिम सांस तक विपक्ष का दायित्व निभाऊंगा। दुर्भावना नहीं है मेरी सरकार से। मुख्यमंत्री 5 साल मोहन यादव भी रहने चाहिए। और अब अगली खबर। श्री राम मंदिर में पहली बार इस्तेमाल होगा टाइटेनियम, निर्माण कार्य अंतिम चरण में, भूपेंद्र मिश्र का बयान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्र ने शनिवार को कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण में कई अनोखी और ऐतिहासिक विशेषताएं जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार किसी मंदिर की खिड़कियों की ग्रिल टाइटेनियम धातु से बनाई जा रही है, जो इसे बेहद विशिष्ट बनाती है। मिश्र ने बताया कि टाइटेनियम धातु की खास बात यह है कि इसकी आयु 1000 वर्ष से भी अधिक होती है और अन्य धातुओं की तुलना में हल्की होती है। ये तकनीकी दृष्टि से मंदिर की मजबूती और दीर्घायु के लिए एक बड़ा कदम है। अभी बैठक में तो मुख्य रूप से जो निर्माण की गति है उसके बारे में प्रारंभिक सूचनाएं जो थी वो एकत्रित की हैं मैंने। आज विस्तार से हम पूरे निर्माण कार्य को देखेंगे। अब अनुमान यह है कि मंदिर और परकोटा, जिसमें लगभग 14 लाख क्यूबिक फीट
अनुमानित 14 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगना था। अब अवशेष केवल 1 लाख क्यूबिक फीट रह गया है। बाकी सभी कार्य जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर से मंदिर और परकोटा में किए जाने हैं, अनुमानित आप समझेंगे 13 लाख क्यूबिक फीट का उपयोग किया जा चुका है। मंदिर में जो राम कथा लोअर प्लिंथ पे है, उसकी कुल लंबाई रनिंग फीट में लगभग 800 फीट है, जिसमें 500 फीट के ऊपर राम कथा के पत्थर म्यूरल जिसको कहते हैं वो लगाए जा चुके हैं। परकोटा में जो ब्रॉन्ज का म्यूरल लगना है, जो कुल मिलाकर लगभग 80 म्यूरल लगेंगे, 80 पैनल बनेगा, उसमें अब तक करीब 45 म्यूरल लग चुके हैं। तो यह कार्य भी प्रगति पर है। आपको सुनकर यह भी संतोष होगा कि भारत में, पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइटेनियम का जीवन बहुत लंबा, मतलब आप यूँ समझें कि वह 1000 वर्ष से भी ज़्यादा माना जाएगा। और वह धातु ऐसी होती है कि वो हल्की बहुत होती है, अन्य की तुलना में हल्की होती है। तो ये एक नया अनुभव किया गया। केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, मिठानी मिश्रण धातु उपक्रम है, उन्होंने इस जाली को बनाया है और कुल मिलाकर के करीब 32 जाली लगेंगी, भूतल पे, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे। उसका एक जाली लगकर उसका अनुभव कर लिया गया, अभ्यास कर लिया गया, उसे कल पास कर दिया गया और अब वो उसके अनुसार बाकी जालियां अनुमानित 15 अगस्त तक बनाकर और लगा देंगे। तो इस प्रकार जो जाली का काम है मंदिर में अवशेष, और जो राम कथा का जो मैंने अभी आपको विवरण दिया, ये दो मुख्य कार्य हैं। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अनुसार प्रगति है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जुलाई के अंत तक ये सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा और अब अगली खबर, चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का आरोप। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करने लगा है। सुधाकर सिंह ने अपने बयान में कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठना लाजमी है। जिस तरह से आयोग भाजपा के पक्ष में कार्य कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि वो अब स्वतंत्र संस्थान नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का आचरण वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है और ये सीधे तौर पर भाजपा को राजनीतिक लाभ दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। एक मॉडल इलेक्शन कमीशन डेवलप कर रहा है, भाजपा की बी टीम के रूप में काम करना शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन। जब महाराष्ट्र के जनरल इलेक्शन लोकसभा में व्यापक पैमाने पर जब हार हुई एनडीए की, तो वहाँ पे इंडिया ब्लॉक को सत्ता में आने से रोकने के लिए 70 लाख नए मतदाता 5 महीने में जोड़ दिए गए थे। और वही काम दिल्ली चुनाव में हुआ।
आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, केजरीवाल साहब को चुनाव हराने के लिए इन लोगों ने व्यापक पैमाने पर धांधली किया। यहाँ तक कि बिहार के कुछ सांसदों के घर पर, एक एक सांसदों के घर पे 400 नए नाम जोड़े गए, वह भी पता चला एड्रेस प्रूफ के रूप में। ठीक वही काम बिहार में इलेक्शन कमीशन करना चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से निकालकर फर्जी वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, दूसरे राज्यों से नाम लाकर जोड़ा जाए, और इसका उद्देश्य इतना ही है कि राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में आने से रोका जाए, इंडिया ब्लॉक को आने से रोका जाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आईटी मद्रास में महिला छात्रा से यौन उत्पीड़न, एआईएसएफ और छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास परिसर में एक महिला छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन समेत कई छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिला सुरक्षा को लेकर संस्थान की लापरवाही पर नाराजगी जताई और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये घटना 25 जून 2025 की रात को हुई, जब एक महिला छात्रा जो आईआईटी मद्रास में इंटर्नशिप कर रही थी, उसको कैंपस में ही एक संविदा कर्मचारी ने कथित रूप से यौन रूप से प्रताड़ित किया। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला धर्म चक्रवर्ती का सम्मान। आचार्य विद्यानंद महाराज की जन्म शताब्दी पर सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है कि सम्मान उन्हें जैन संत आचार्य विद्यानंद महाराज की 100वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया। ये समारोह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री को ये उपाधि उनके धार्मिक मूल्यों के प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और विश्व में भारत की आध्यात्मिक छवि को मजबूत करने में योगदान के लिए दी गई है। उपस्थिति को हम नमन करते हैं और साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र पर सबसे पहले चरणाभिषेक करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पधारें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिराकर शांति सागर गुरुम संघस्य संवर्धकम पायम जय कीर्ति सूरी युगलम वैराग्य वृद्धि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
और अब परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भगवान महावीर स्वामी पर आधारित अपनी कृति वनराज से जनराज भेंट करेंगे। और साथ ही परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य जी अपने गुरुवर की इच्छा अनुसार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धर्म चक्रवर्ती के विरुद्ध से पदवी से भी अलंकृत करेंगे। धर्म चक्रवर्ती का यह प्रशस्ति पत्र दिव्य सज्जनों इस रूप में है। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, दृढ़ निश्चयी और संस्कृति के रक्षक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भेंट किया जा रहा है धर्म चक्रवर्ती की ये पदवी, जिन्होंने धर्म, नीति सेवा, आत्मबल और राष्ट्र के समग्र उत्थान के अभिनव संकल्प को साकार किया है और राष्ट्र प्रथम के भाव को जनचेतना का अभिन्न अंग बनाते हुए अपने शासनकाल में न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा बल्कि भारत के आत्मगौरव को वैश्विक पटल पर मुखरित किया है। और साथ ही अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी चिंतन, भारतीय सांस्कृतिक सोच, विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रतिबद्धता से अपने नेतृत्व में भारत को जिन्होंने गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया, इसीलिए उन्हें परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी धर्म चक्रवर्ती के उपाधि से यहां पर अलंकृत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, अब श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को चंदन की माला भेंट करेंगे और साथ ही इस बात का अनुरोध भी करेंगे कि और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। संविधान की मूल आत्मा से हुए छल को ठीक करने की बात हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर पलटवार। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि जो चर्चा चल रही है वो संविधान की मूलात्मा के साथ हुए राजनीतिक छल और हेरफेर को ठीक करने की है, न कि संविधान पर हमला करने की। नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अतीत में संविधान की मूल भावना से छल किया तो उस गलती को ठीक करने की बात करना कैसे संविधान पर हमला हो गया। ये कोई उल्लंघन नहीं बल्कि सुधार की दिशा में पहल है। देखिए, संविधान की मूल भावना के साथ जो सियासी छल और छेड़छाड़ हुई है उसको छू मंतर करने की बात हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस दौरान जो है वो संविधान की मूल भावना के साथ जो है वो छलपूर्ण छेड़छाड़ की है तो उसे छू मंतर करने की बात अगर हो रही तो इसमें कहाँ संविधान पर जो है वो हमला हो रहा है और संविधान की मूल भावना जो है वो आहत हो रही है। आपने जो संविधान की मूल भावना पर जो प्रहार किया है उसमें सुधार की बात है ये। और ये जो सुझाव है, इस सुझाव पर जो है वो एक सकारात्मक राष्ट्रीय डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और निश्चित तौर से जिस दिन ये राष्ट्रीय डिबेट और डिस्कशन पूरे भारत में शुरू होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी को अपने करतूतों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ संविधान की मूल भावना के साथ छलपूर्ण जो है वो अपराध किया है, उसके साथ छलपूर्ण छेड़छाड़ की है, तो वो जो है वो उसकी हकीकत जो है वो देश के सामने आएगी। और जहाँ तक सवाल है देश का, देश में के लोगों के बीच में जो पंथनिरपेक्षता हो या सोशलिज्म हो, ये हमारी जो है वो डीएनए है। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो एक तरफ पाकिस्तान था जो अपने यहाँ इस्लामी झंडा फहरा रहा था, हमारा देश जो है वो सभी सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा था। लेकिन उसके साथ अगर आप उसका लाभ सियासी कारणों से, सियासी वजहों से आप संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करके, छलपूर्ण छेड़छाड़ करके जो है वो संविधान की आत्मा पर जो है वो प्रहार करेंगे तो उसमें सुधार की ज़रूरत तो है। और इस पर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और डिबेट और डिस्कशन होगा तो कांग्रेस पार्टी को अपनी करतूतों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं अगली खबर। लापेरियार बांध से भारी वर्षा के कारण 2000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने जारी की चेतावनी, उथम पलायम
लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर बढ़कर 135.7 फीट तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध से 2117 क्यूसेक पानी को वैगई नदी में छोड़ा गया। जल प्रवाह की स्थिति, प्रवाह की आवक 3786 क्यूसेक, पानी का निकास 2117 क्यूसेक है। जिलाधिकारी कार्यालय ने कहा कि निकटवर्ती क्षेत्रों विशेषकर उथम पलाया में रहने वाले लोगों को नदी के पास जाने से बचने की सलाह दी गई। प्रशासन ने संभावित बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और राहत एवं बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस ने बुलाया लेकिन पीएम मोदी ने किया सम्मानित। बीजेपी नेता एनवी सुभाष का बयान। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनवी सुभाष ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही उन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनके योगदान को उचित सम्मान दिया। एनवी सुभाष, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के पोते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु को लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन लोग आज भी उनकी आर्थिक उदारीकरण नीति में लिए गए साहसिक निर्णयों को याद करते हैं। उस समय भाजपा नेताओं, विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के सहयोग से देश के मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाया गया है। The 104th birth anniversary of late Shri P.V. Narasimha Rao is being celebrated in Hyderabad at P.V. Gyanabhumi, Necklace Road, P.V. Mark in Hyderabad. It has been almost 25 years after his death, but people still remember his bold steps in economic liberalization policy, where the country has been facing lot of difficulties as far as the financial issues is concerned when he has taken as the Prime Minister. With the help of Bharatiya Janata Party leaders, especially L.K. Advani ji and Atal Bihari Vajpayee ji, Murli Manohar Joshi ji, that nation first, that's the main agenda. Later, when we see after 30 years of this economic liberalization, people from different walks of life have been benefited with his economic liberalization policy. We pay, on behalf of the family members and on behalf of the Bharatiya Janata Party, we pay the floral tributes to him. Narendra Modi ji has been very clear that people who work from different political parties also have worked for the party, for the nation. They have been honoured. He has been given the Bharat Ratna award. And yesterday also, I got a call from the Prime Minister's office extending the invitations, extending the greetings about this 104th birth anniversary in Hyderabad. We are grateful. We thank Sri Narendra Modi ji on behalf of the family members that though the Congress party have constantly ignored him, but his services have been recognized, rendered, and he has been honoured with the highest civilian award, that is Bharat Ratna. आइए देखते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में आयोजित हुआ सम्मेलन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन देश की प्रमुख तेल कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के उद्देश्य से किया गया था।
इस अवसर पर ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य तेल कंपनियों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। उत्तराखंड सरकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के राष्ट्र सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं से 11 अभियान के दौरान कैंप कर रेस्क्यू अभियान की निरंतर निगरानी की और मजदूरों को बाहर निकाला। राज्य में समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया समान नागरिक संहिता UCC। बाहरी लोगों द्वारा अवैध भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए ये जो मोमेंटो है, this is a 100-year-old marine fossil that reflects Earth's dynamic geological history. Like the spiral ammonite, जैसा कि आप देख सकते हैं ammonite एक spiral की तरह है। Our journey in energy production continues to evolve as we honor the past and strive towards the future. यही वो पत्थर है जिसको हम फेमसली सालिग्राम कहते हैं, जिसका यूज करके अभी जो है हमारे जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें इस तरह के पत्थर का उपयोग हुआ है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अब देखते हैं अगली खबर। 25 जून 1975 को देश को जेल बना दिया गया था। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने आपातकाल पर महिला मोर्चा के मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की 50वीं बरसी के संदर्भ में आयोजित की गई थी, जिसमें उस दौर के लोकतंत्र के हनन और महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन में भाग लेकर गर्व महसूस हुआ। जो 25 जून 1975 की घटनाओं पर चर्चा हुई, उस दिन देश को एक जेल में तब्दील कर दिया गया था। लाखों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। लोकतंत्र की हत्या करके देश के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा गया। जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक ही कारण, सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे, ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होनी चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत अमर है क्योंकि हमारे विचार अमर है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी।
दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेते हुए भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति है जो आज भी उतनी ही सशक्त और प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत संस्कृति है। हम हजारों वर्षों से अमर है क्योंकि हमारे विचार अमर है, हमारी सोच अमर है, हमारी दर्शन परंपरा अमर है। हमारा भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम हजारों वर्षों से अमर है क्योंकि हमारे विचार अमर है, हमारा चिंतन अमर है, हमारा दर्शन अमर है। और इस दर्शन के स्रोत हैं हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, संत और आचार्य। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी पुरातन परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। कितने ही विषयों पर उनकी विशेषज्ञता थी, कितने ही क्षेत्रों में उनकी दक्षता हासिल थी। उनकी आध्यात्मिक प्रखरता, उनका ज्ञान कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़, और अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा 18 भाषाओं का ज्ञान, उनके द्वारा की गई साहित्य और धर्म की सेवा, उनकी संगीत साधना, राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण, जीवन का ऐसा कौन सा आयाम है जिसमें उन्होंने आदर्शों के शिखर न छुए हो। वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और वो एक अखंड वितराग दिगंबर मुनि भी थे। वो विद्या और ज्ञान के भंडार भी थे और वो आध्यात्मिक आनंद के स्रोत भी थे। मैं मानता हूं कि माननीय सुरेंद्र उपाध्याय से आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बनने की उनकी यात्रा, ये सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा है। ये इस बात की प्रेरणा है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान जीवन की सीमाओं में बंधा नहीं होता। हमारा भविष्य इस बात से तय होता है कि हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे संकल्प क्या है। साथियों, और अब अगली खबर। दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार से 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित आईएमओ ऐप से कर रहे थे संपर्क। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोक विहार इलाके से 18 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल है कि सभी भारत में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। पुलिस के अनुसार इनके पास से 7 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए जिनमें प्रतिबंधित आईएमओ ऐप इंस्टॉल था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लोग इस ऐप का इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवार और नेटवर्क से संपर्क में रहने के लिए कर रहे थे। और अब अगली खबर।
बीड़ में ओम किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप। बीड़ शहर के प्रतिष्ठित उमा किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संस्थान के कुछ प्रोफेसरों और शिक्षकों द्वारा कई छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि उमा किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बीड़ का जाना माना शिक्षण संस्थान है, लेकिन वहां की कुछ शिक्षकों की हरकतें शर्मनाक है। कई छात्राओं ने मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायतें की। इसके खिलाफ अब शहरवासी एकजुट हो गए। उमा किरण शैक्षणिक संकुल ये एक बहुत ख्यातनाम बीड़ शहर में शिक्षण संस्था चलाई जाती है। इसमें कुछ जो प्राध्यापक लोग हैं और जो शिक्षक लोग हैं उन्होंने कुछ लड़कियों का शोषण करके उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसकी वजह से यहाँ सब पालक लोग और सब संगठनों के और सब सर्वपक्षीय लोग यहाँ आज आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोग अभी जो है तो इनको अभी अरेस्ट नहीं हुई है, तो इनको जल्द से जल्द अरेस्ट की जाए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर शिक्षा शासन किया जाए। इस मांग को लेके यहाँ पे पूरी बीड़ शहर की आज जनता आंदोलन कर रही है और इसमें बहुत लोगों की जो है तो भावनाओं को ठेस पहुँची है। आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजा जाए, किस पे भरोसा किया जाए और किस तरह से हम लोग अगर पैसे देके भी, इनकी फीस देके, बड़ी बड़ी रकमें देके भी अगर हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, हमारी लड़कियां आज सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जो उमा किरण क्लासेस चलते हैं ये बीड़ जिले में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से उस्तोड़ कामगार की बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ से आती है। इनके चार्जेस 1 लाख रुपए है। यहाँ पे अगर किसी को एडमिशन करना हो तो 1,70,000 रुपये ऐसी फ़ी भरनी पड़ती है। और हम इसके पहले भी इनकी शिकायत मेरे तरफ आई थी। मैं पुलिस दक्षता कमेटी में काम करती हूँ। इससे 5 साल पहले ये इनकी शिकायत मेरे तरफ आई थी। एक बच्चे ने मुझे बताया था कि दीदी मेरे पूरे कपड़े उतार के ये हमारा हीरो बनाते, हमारे साथ हमारे शरीर को किधर भी इनको लगे वहाँ टच करते हैं। पर वो लड़की सामने आके पुलिस स्टेशन में जाके केस करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हमने इनको बोला तो इन्होंने उनकी दड़पनशाही से ये किया है तो ये उन्होंने उस वक्त बंद कर दिया। बाद में अभी इस लड़की ने जो डेयरिंग की है उसका सबसे पहले तो मैं उसका अभिनंदन करूंगी कि तूने बहुत हिम्मत लगा के डेयरिंग करके इनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज की है वहाँ पे और इनके ऊपर वो पोक्सो का गुना दाखिल हो गया है कि ये ऐसे कितने लड़कियों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। विजय पवार यहाँ का नाम है वो शिक्षक का और एक दोनों ने मिलकर ये रैकेट चलाते। मुझे तो लगता है रैकेट ही है। यहाँ परसों के दिन यहाँ पे बच्चियों को बलात्कार मतलब एक अत्याचार हुआ था और उस अत्याचार के अगेंस्ट यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने पोक्सो का गुना दाखिल किया। परसों के दिन हो गया लेकिन कल और आज 2 दिन हो गया। अभी तक आरोपी पवार और खटावकर ये 2 आरोपी है जो इस गुनाह में है, लेकिन अभी तक उनको अटक नहीं किया। इसके वजह से कल जो छात्रा पे हो गई अत्याचार है वो बच्ची का तो हम यहाँ पे अभिनंदन इसकी वजह से करते हैं कि उन्होंने खुद जाके उनको जो कुछ तकलीफ है वो पुलिस प्रशासन को बताई और पुलिस प्रशासन का भी अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का राजकीय दबाव होकर भी उन्होंने किसी का ना सुन के भी ये दर्ज किया, ये पोक्सो का जो गुनाह है वो दर्ज किया। और अभी तक 2 दिन हो गया फिर भी खटावकर और ये पवार जो शिक्षण क्षेत्र में खुद को बहुत बड़े, हम तो उनको शिक्षण माफिया कहेंगे, और शिक्षण माफिया होकर भी अभी तक उनको यहाँ पे अटक नहीं है किया। उन्होंने इन बच्चों के काम की वजह से कि उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई। उनका यहाँ पे ज्ञानेश्वर इंग्लिश स्कूल बोल के है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा को दिलाई शपथ। दरअसल चंडीगढ़ पंजाब से विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवा ने मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा को विधिवत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये शपथ ग्रहण समारोह पंजाब विधानसभा सचिवालय में आयोजित किया गया। संजीव अरोड़ा जो हाल ही में हुए उपचुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा कि वे अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पारदर्शिता, विकास और जनहित को प्राथमिकता देंगे। इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, विधायकों के प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
मैं संजीव अरोड़ा जो पंजाब विधान सभा में मैंबर चुनिया गया हाँ, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। मैं संजीव अरोड़ा भारत की सुरक्षता और अखंडता बरकरार रखांगा ਅਤੇ जिस कर्तव्य ਨੂੰ मैं संभालन वाला हाँ उसनों वफादारी नाल निभावांगा। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।